हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का, जो कि बीपीएससी के लिए जो है और ये अंतिम प्रहार जो है जारी किया गया है। इसमें जो है टोटल 10 टेस्ट सीरीज है और ये जो है वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है, जो कि 70 बीपीएससी के लिए, जो कि पीटी परीक्षा के लिए जो है ये नए पैटर्न पे आधारित इसमें जो है प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। और इसमें टोटल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि सभी प्रैक्टिस सेट को डिटेल के साथ हम कवर कराने वाले हैं। अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो फ्रेंड, आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सबसे पहले हम इसमें जो है सेट नंबर 1 को देखेंगे। सेट नंबर ए दिया हुआ है और इसमें जो है यहाँ से स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग जो है साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट मारते चलिएगा। लास्ट में आपको कमेंट में बताना है कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने जो है कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। बाकी इसका जो है सोल्यूशन के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर जो है करना है। इसमें कहा गया है कि भारत में सबसे प्राचीन और जो है पठनीय शिलालेख जो कि मौर्य सम्राट अशोक के हैं, वे आमतौर पर जो है ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ए में जो है किस लिपि में और बी में खाली स्थान में जो है भाषा के लिए किए गए हैं। इसमें बात करें तो ये जो है ब्राह्मणी लिपि में जो है लिखा गया था और भाषा इसमें जो था ये प्राकृत भाषा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मणी भाषा एवं जो है प्राकृत, ब्राह्मणी लिपि एवं प्राकृत भाषा। भारत में जो सबसे प्राचीन एवं जो है पठनीय शिलालेख जो कि मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, वे आमतौर पर जो है ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ब्राह्मणी लिपि तथा जो है प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं। और ये जो शिलालेख है ये मौर्य इतिहास और जो है अशोक की उपलब्धियों को जानने का जो है प्रमुख स्रोत है। 14वीं शताब्दी में जो है फिरोज शाह तुगलक को 2 अशोक स्तंभ मिले थे, जो कि एक जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में और दूसरा जो है ये हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर मिले थे। फिरोज शाह तुगलक जो कि उन शिलालेखों को जो है दिल्ली ले आया था और ये जो है अपने साम्राज्य के विद्वानों को इन शिलालेखों को जो है पढ़कर समझाने का प्रयास करने का जो है कहा गया था, लेकिन इसमें जो है किसी को पढ़ने में सक्षम नहीं मिली और ये जो है पढ़ने में सभी लोग विफल इसमें हो गए थे। तो इस प्रकार जो है पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है और सभी क्वेश्चन को जो है इसी तरह से हम लोग डिटेल के साथ कवर करेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि जो है नवपाषाणकालीन जो है बस्तियाँ तथा जो है दूसरा सूचन दिया गया है कि कहाँ अवस्थित है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे चिरांद दिया हुआ है। चिरांद की बात करें तो चिरांद जो स्थित है, चिरांद ये जो स्थित है ये स्थित है बिहार में। तो ए का जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। बुर्जहोम की बात करें तो बुर्जहोम जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कोल्डीवा की बात करें तो कोल्डीवा जो है ये यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में। उतनूर की बात करें तो उतनूर जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। साथ ही जो है पिकलिहल की बात करें ये जो है कर्नाटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4 जो है ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो, ये जो है मोहनजोदड़ो, इससे प्राप्त महान स्नानागार का जो है परिमाप क्या था। इसकी बात करें तो इसकी परिमाप जो था ये था 11.88 मीटर लंबा और जो 7.01 मीटर चौड़ा तथा जो है ये 2.43 मीटर जो है इसकी गहराई थी। तो इस प्रकार से आप लोग जो है याद रख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें ये जो है कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता। ऐतिहासिक विकास क्रम में बात करें यहाँ पे सभ्यता संस्कृतियों का विकास का, तो ये जो है सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर जो है मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण, फिर ताम्रपाषाण, फिर कांस्ययुगीन, उसके बाद जो है लौहयुगीन माना जाता है। जहाँ तक हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो इससे जो प्रश्न आते हैं कि यह जो है एक कांस्ययुगीन सभ्यता की कोटि में इसे जो है रखा गया है। किसी भी अन्य कांस्ययुगीन सभ्यता की तुलना में जो है इस सभ्यता में स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छता ये सभी पर जो है बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शूद्र जो है शब्द, इसका उल्लेख पहली बार जो ऋग्वेद के किस अध्याय में मिले हैं। शूद्र की बात करें तो इसका जो वर्णन मिलता है पहली बार ऋग्वेद में
ये जो मिलता है ये मिलता है दसम अध्याय में मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीबाई समाज में जो है धीरे धीरे सामाजिक स्तरीकरण की ओर जो है अग्रसर होकर एक जटिल समाज में परिवर्तन होने लगा था। और सबसे पहले जो है ईरान की तरह ही जो है ये 3 व्यापारियों समूहों योद्धा, पुजारी एवं जो है सामान्य जन का उदय ऋग्वैदिक समाज के अंतर्गत हुआ था। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये सभी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जनपद शब्द का जो है पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। जनपद की बात करें तो इसका जो है सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है ये मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्राह्मण ग्रंथ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये जो है चारों वेदों में जन जो कि शब्द है इसका अर्थात होता है कि कबीलाई लोगों का जो है उल्लेख बहुत बार इसमें हुआ है, पर जो है जनपद या फिर लोगों का आवास का कोई जो है उल्लेख इसमें नहीं हुआ है। यह शब्द जो है सबसे पहले उत्तर वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण में मिलता है, जो कि ईसा पूर्व 800 से पहले का नहीं है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो आप लोग इसे नोट करके भी आप लोग जो है याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। पहला कथन इसमें दिया हुआ है कि जैन धर्म के सिद्धांत के प्रचार के लिए जो है पाली भाषा को अपनाया गया। ये जो कथन है ये कथन बिल्कुल जो है गलत कथन है। पहला कथन जो है गलत कथन है। इसमें जो है जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए जो है पाली भाषा को नहीं बल्कि जो ये प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। तो पहला कथन जो हो जाएगा ये गलत कथन हो जाएगा। दूसरा कि अधिकांश जैन धर्म से जो है जुड़े साहित्य की रचना जो कि अर्धमगही में किया गया था, अर्धमगही में किया गया था, तो ये कथन सत्य हो जाएंगे। और तीसरा कथन है कि 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जो है जैन ग्रंथों के संकलन का जो है काम पूरा किया गया। ये भी कथन जो है गलत कथन है, क्योंकि इसमें जो है वल्लभी में जो है पूरा काम किया गया था। यहाँ पे जो दिया गया है ये पाटलिपुत्रा दिया गया है, तो ये भी कथन जो है गलत हो जाएगा। चौथा कथन है कि जैन धर्मावलंबियों ने जो है कन्नड़ भाषा के विकास में जो है पर्याप्त योगदान दिया। ये कथन जो है सत्य कथन है, क्योंकि इसमें जो है जैन धर्मावलंबियों ने जो है कन्नड़ भाषा के विकास में जो है अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये कथन सत्य हो जाएंगे। इसमें सही कथन का रहा तो जो है 2 और 4 कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 4। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ जो है कौन सा है। यूरोपीय भाषाओं में जो है अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ की बात करें तो ये जो है अभिज्ञान शकुंतलम है। अभिज्ञान शकुंतलम ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल साहित्य और जो है कला की दृष्टि से भारतीय इतिहास का जो है एक समृद्ध काल था, और गुप्त काल का जो है साहित्य प्रसिद्धि ये जो है कालिदास की रचना में हुई है, जिनका जो है काल 4वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं जो है 5वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। और ये जो है संस्कृत साहित्य के महान कवि थे, जो कि संस्कृत साहित्य के महान कवि माने जाते हैं ये कालिदास। और इनकी जो है कृति जो कि अभिज्ञान शकुंतलम जो कि विश्व साहित्य में शीर्ष स्थान लाता है। और इनका जो है पुत्र जो कि भरत बहुत बड़ा शासक बना, इसी भरत के नाम पर जो है इस देश का नाम भारत पड़ा था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पहला कथन, तो ये कथन जो है गलत कथन है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। तो पहला कथन ये गलत हो जाएंगे। पाल शासक देवपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये कथन जो है सही कथन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा, ये भी कथन जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है धर्मपाल के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी, और ये हुआ था 1770 से 810 ईस्वी के बीच। तो ये भी कथन जो है ये गलत कथन हो जाएंगे। तीसरा कथन है कि पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे। पाल शासक जो थे ये बौद्ध मत के संरक्षक थे, तो ये कथन सत्य हो जाएंगे। और पाल शासकों ने जो है ब्राह्मणों को खूब दान दिया था, तो ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा दान ये जो है पाल शासकों ने दिया था, तो ये कथन सत्य हो जाएंगे। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो 3 और 4 कथन जो है ये सत्य कथन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा और चौथा कथन जो है ये सत्य कथन है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस चोल शासक ने जो है गंगईकोंड चोल की जो है उपाधि धारण किए थे। इसकी बात करें तो ये जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है गंगईकोंड चोल की जो है उपाधि धारण किया गया था।
तो और इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन ए। राजेंद्र प्रथम की बात करें, ये जो है 1014 से 1044 ईस्वी तक जो है एक महान चोल शासक था और कलिंग के रास्ते जो है बंगाल तक अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के जो है सबसे उल्लेखनीय कृतियों में से एक माना जाता है। इसमें जो है चोल सेनाओं ने गंगा पार कर जो है कि 2 स्थानीय राजाओं को हराया था। इस विजय की स्मृति में जो है राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की जो है यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का जो है मूल नाम उलुग खान है? उलुग खान की बात करें तो ये हो जाएगा बलबन। बलबन का जो है नाम उलुग खान था और ये जो है 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किए थे। दिल्ली सल्तनत का एक जो है शक्तिशाली शासक बलबन को माना जाता है और इनका जो है मूल नाम उलुग खान था। यह जो है एक तुर्की मूल का जो है सरदार था और गद्दी पर बैठने के पूर्व ही यह जो है नासिर उद्दीन महमूद के साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह करके वह अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सल्तनत कालीन विभाग सूची 1 में दिया हुआ है, दूसरा में उसका कार्य दिया हुआ है। पहला है कि दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान की बात करें तो दीवान ए बंदगान जो है ये दास विभाग को कहा जाता था और दीवान ए इंसा जो है ये राजकीय पत्राचार को कहा जाता था। साथ ही जो है दीवान ए अर्ज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग को कहा जाता था और दीवान ए रिसालत जो है ये धर्म प्रबंधन को कहा जाता था। अगर हम लोग इसका सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है विचार करना है। पहला कथन दिया हुआ है कि मीर बख्शी जो कि मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और जो है सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। ये कथन जो है सत्य कथन है। मीर बख्शी जो है साम्राज्य के गुप्तचर और सूचना सेवाओं का जो है प्रमुख होता था। गुप्तचर जो कि आधिकारिक और जो है सूचना आधिकारिक साम्राज्य के सभी भागों में जो है नियुक्त किए गए थे। इनकी जो है रिपोर्ट दरबार में बादशाह के सामने मीर बख्शी के जो है माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। दूसरा है कि मुगल काल में जो गुप्तचर अधिकारी को बकियान विश कहा जाता था। ये कथन जो है गलत कथन है क्योंकि ये जो है सूचना अधिकारी को बकियान विश कहा जाता था। यहाँ पे जो है गुप्तचर अधिकारी दिया हुआ है तो ये कथन गलत हो जाएंगे। मुगल काल में सूचना अधिकारी को जो है बरीद कहा जाता था, ये भी जो है गलत है क्योंकि सूचना अधिकारी को जो है बकियानविश कहा जाता था और गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। तो ये दोनों उल्टी दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों जो कथन हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर केवल ए सत्य कथन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ए में कथन में दिया हुआ है कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने जो है बहमनियों से गोवा छीना था। इसकी बात करें तो ये जो छीना था ये हरिहर द्वितीय के द्वारा छीना गया था। तो 1 का 3 हो जाएगा। और अगला कथन है कि किस शासक के दरबार में जो है अष्ट दिग्गज कवियों को जो है आश्रय प्रदान किया गया था। तो ये जो प्रदान किया गया था ये किया गया था कृष्णदेव राय के दरबार में। और अगला है कि किस शासक के काल में जो है यात्री अब्दुल रज्जाक जो कि विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक की बात करें तो ये जो आए थे देवराय द्वितीय के समय में आए थे। और अगला कथन है कि विजयनगर के किस शासक ने जो है चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो अपना राजदूत जो है ये चीन के किस शासक के पास भेजा था, तो ये भेजे थे मानसिंह को। और गुगरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। गुगरी महल की स्थापना की बात करें, यहाँ पे जो है गुगरी महल की स्थापना की बात करें तो ये जो है मानसिंह के द्वारा किया गया था। जौन नगर की स्थापना करने वाला शासक की बात करें ये जो है फिरोज शाह तुगलक था। और विजयनगर के किस शासक ने जो है चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो ये जो भेजे थे बुक्का प्रथम। तो डी का जो है 3 हो जाएगा। इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 मिलान करना है। पहला में है पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है अधिकार स्थापित कब किया था। ये जो अपना अधिकार स्थापित किया था ये किया था 1510 ईस्वी में। और पुर्तगालियों ने अपना पहला जो है दुर्ग यानी किला जो है
कोचीन में स्थापित किया था? तो ये कोचीन में स्थापित किया था 1503 में। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये जो है पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए जो है भारत में प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1505 में। साथ ही जो है पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था 1530 में। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अगला प्रश्न है कि उत्तर मुगलकालीन राज्य दिया हुआ है सूची 1 में, सूची 2 में जो है इसके संस्थापक दिए हुए हैं। बंगाल की बात करें तो बंगाल के संस्थापक जो थे, बंगाल के संस्थापक ये मुर्शिद कुली खां थे। तो 1 का जो है 3 हो जाएगा। अवध के शासक जो कि सआदत खां थे, यानी इन्हें जो है बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। हैदराबाद के शासक जो कि निज़ाम उल मुल्क थे, और मैसूर के शासक जो कि हैदर अली थे। तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का 3, बी का 2। अगला प्रश्न है कि बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम जो है कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। यहाँ पे सबसे पहले मुर्शिद कुली खां की बात करें तो इनका जो है शासनकाल ये 1700 से 1727 तक थे। और उसके बाद हम लोग अलवर्दी खां की बात करें, ये जो है 40 से 56 तक थे, 1740 से 56। शाह शुजा की बात करें तो शाह शुजा का शासनकाल जो था ये 1727 से 1739 तक था। साथ ही जो है सरफराज खान, इनकी जो है शासनकाल ये 1739 से 40 तक था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मुर्शिद कुली खां जो कि शासनकाल किए थे, उसके बाद जो है शाह शुजा, और उसके बाद जो है उसके बाद सरफराज खां, और उसके बाद अलवर्दी खां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिंग फेंज, ये जो है घेरे का नीति का प्रणेता कौन था? इस घेरे के प्रतिनेता की बात करें, इसके जो प्रणेता थे ये वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। रिंग फेज अर्थात जो है ये घेरे की नीति का प्रणेता बंगाल का प्रथम गवर्नर जो कि वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है गवर्नर जनरल के रूप में जब पद संभाले तब जो है अंग्रेज भारत में जो है मैसूर, मराठा और हैदराबाद जैसे जो है शक्तिशाली राजा का शासन कर रहे थे। अतः जो है इसे जो है रिंग फेज के नीति का अनुसरण किया, और इसका उद्देश्य था बफर जोन्स बनाकर जो है कंपनी की सीमाओं को रक्षा करना। अगला प्रश्न है कि फराइजी कौन थे? फराइजी की बात करें तो फराइजी जो थे ये जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराइजी विद्रोह जो कि 1838 से 57 ईस्वी के बीच हुआ था, और ये जो है पूर्वी बंगाल में फरीदपुर में जो है दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया एक जो है सशक्त विद्रोह था। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के नायक जो है मंगल पांडे को कब फांसी की सज़ा दी गई? मंगल पांडे की बात करें, इन्हें जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1857 ईस्वी की क्रांति का जो है सूत्रपात ये बैरकपुर छावनी के स्वतंत्र प्रेमी जो कि सैनिक मंगल पांडे ने किया था। 29 मार्च 1857 को नए कारतूतों के जो है प्रयोग के विरुद्ध में मंगल पांडे ने अपना आवाज़ उठाई थी, और अपनी यूनिट के अंग्रेज सर्जेंट मेजर पर जो है गोली चलाई थी, और ये जो है अंततः अंग्रेज सेना ने इन्हें जो है काबू कर लिया, और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण, ये जो है विचार करें, उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कथन में दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी के जो है सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के कारण जो है भारत का आधुनिकीकरण हुआ था, और इसमें कारण दिया हुआ है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जड़ में जो है बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो कि आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। इसमें बात करें तो ये जो है दोनों कथन और कारण एक दूसरे के पूरक हैं, और ये जो है सही व्याख्या भी हैं। इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिलान करना है। राजनीतिक संस्थाएं दिया हुआ है और इसकी स्थापना दी हुई है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी,
इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था ये 1843 में हुआ था। तो एक का जो है बी हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था ये 1851 में हुआ था। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था ये 1836 में हुआ था। साथ ही जो है बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 में हुआ था। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें जो है विदेश के संस्थापित क्रांतिकारी संगठन सूची 1 में दिया हुआ है, दूसरा में स्थान या फिर केंद्र दिया हुआ है। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में पड़ता है। तो गदर पार्टी, इसका जो मिलान हो जाएगा ये हो जाएगा 1 का 3। और इंडिया हाउस की बात करें, इस इंडिया हाउस ये जो है लंदन में हुआ था। यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी बात करें ये जो है सिएटल, जो कि यूएसए में पड़ता है, सिएटल में हुआ था। तो सी का 4 हो जाएगा। और डी जो है स्वदेशिक सेवक गृह, इसकी बात करें इसका स्थापना जो हुआ था वैंकूवर कनाडा में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 का 3, बी का 2, 4 का सी का 4 और डी का 5। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया हुआ है कि एनी बेसेंट ने जो है अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किए थे। अगर इसकी बात करें तो ये जो कथन है गलत कथन है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट ने सितंबर 2016 में किए थे। यहाँ पे अप्रैल 2016 दिया हुआ है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपनी इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में किए थे। ये जो है गलत कथन है, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुआ था ये हुआ था तिलक जी के द्वारा अप्रैल 1916 में। ये भी जो है अप्रैल 1916 में हुआ था। ये भी कथन जो है गलत कथन है। तीसरा है कि तिलक ने अपनी पहली होम रूल लीग मीटिंग जो कि बेलगांव कर्नाटक में की थी। ये कथन सत्य है। इसमें सत्य कथन जो हो जाएगा केवल सी हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा जो है ये सत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव जो है कब और कहाँ पारित किया था। तो कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव ये दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, इसमें जो है पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को जो है संपन्न किया गया था। और इसे जो है ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र भी तैयार किया गया था, तथा जो है इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। और अगला हमारा प्रश्न है कि 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा जो है मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किस राज्यों में किया गया था। पहला है किस किस राज्यों में किया गया था। तो इसकी बात करें ये जो किया गया था ये किया गया था बॉम्बे में, मद्रास में, मध्य प्रांत में, उड़ीसा में और जो है ये बिहार में किया गया था। साथ में जो है ये पश्चिमोत्तर प्रांत में किया गया था, बॉम्बे में किया गया था। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत, बिहार, उड़ीसा एवं जो है पश्चिमोत्तर प्रांत, ये सभी जो है मंत्रिमंडलों का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल जो है 1, 2, 4 और 5। अगला कि कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहाँ जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जो है अपनी स्वीकृति की थी। इसकी बात करें ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर जुलाई 1942 वर्धा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1942 वर्धा में। क्रिप्स मिशन के भारत से जो है वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने अपना प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें जो है अंग्रेज़ों से तुरंत भारत छोड़ने और जो है जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया था। और कांग्रेस के कार्य समिति ने जो है वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को जो है अपनी स्वीकृति दे दी थी, अर्थात जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जो है अपनी स्वीकृति दी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से घटनाओं को कालानुक्रम से जो है व्यवस्थित करना है। पहला है कि राजगोपालाचारी फार्मूला। इसकी बात करें तो राजगोपालाचारी फार्मूला
जो कि जुलाई 1944 में आया था। 1944। और यहाँ पे बेबेल योजना की बात करें तो बेबेल योजना मई 1945, आप लोग नोट करते चलिएगा। शिमला समझौता की बात करें तो शिमला समझौता जो कि जून 1945। और सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिनों का था। ये जो आया था फरवरी 1943 में। पाकिस्तान दिवस मनाया गया था, ये जो मनाया गया था पाकिस्तान दिवस, ये 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले 4, 5, फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि सूची 1 में है कैबिनेट मिशन के सदस्य और उनका जो है पद। पैथिक लॉरेंस की बात करें तो पैथिक लॉरेंस, इनका जो पद था ये तत्कालिक भारत सचिव थे। तो एक का जो है भारत सचिव हो जाएगा, एक का एक। एबी अलेक्जेंडर की बात करें, ये जो थे तत्कालिक नौसेना मंत्री थे। तो बी का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। स्टेपफोर्ड क्रिप्स की बात करें, ये जो थे व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष थे। सी का जो है 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का 1, बी का 3 और सी का 4। अगला है कि वर्नाकुलर प्रैक्ट एक्ट। वर्नाकुलर प्रैक्ट एक्ट की बात करें, इसके संबंध में गलत कथन कौन सा है? इसमें गलत कथन जो आएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला कथन है कि यह अधिनियम 1878 में जो है देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु लाया गया था, जो कि वर्नाकुलर एक्ट लाया गया था। और इसमें जो है जिला दंड न्यायिकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का जो है अधिकार भी दिया गया था। अमृत बाजार पत्रिका जो कि कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात जो है अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र को इसमें जो है परिवर्तन की गई थी, ये सभी जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में किया गया था। लेकिन इसे जो है 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया। ये कथन गलत कथन है, क्योंकि ये जो है 1878 ईस्वी में जो कि देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर एक्ट बनाए गए थे। तो ये कथन गलत कथन हो जाएंगे। और ये जो है 1881 ईस्वी में उदारवादी गवर्नर जो कि जनरल लॉर्ड रिपन ने इसे जो है रद्द किए थे। 1881 यहाँ पे रहता तो सही कथन ये भी हो जाता। यहाँ पे 1883 दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि सरल आकारिक लक्षणों पर जो है आधारित पादपों और प्रणालियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने जो है प्रस्तावित किया था? तो सबसे पहले ये जो है अरस्तु के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सरल आकारिक लक्षणों पर जो है आधारित पादपों और जो है प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने जो है प्रस्तावित किया था। बाद में जो है लीनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा जो है एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि नोड एवं जो है इंटरनोड इसका जो है उपस्थित होना तने का जो है विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में जो है संरचनाएं पाई जाती है, अतः जो है यह कहा जा सकता है कि अदरक जो है तना है जड़ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है नोड और इंटरनोड होते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन और खनिज दिया हुआ है, अभ्यासजन्य रोग दिए हुए हैं, विकार, इसे जो है मिलान करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए से जो है बेराबेरी रोग होता है। विटामिन ए की बात करें, इससे जो है क्षीणता दृष्टिहीनता आती है। और इसमें जो है लक्षण कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात, इसमें जो है कम दिखाई पड़ना, कभी कभी जो है पूरी तरह से दिखाई देने जो है बंद कर देते हैं। तो ए का जो हो जाएगा क्षीणता दृष्टिहीनता हो जाएगा। विटामिन B1 से बेराबेरी होता है, डी से जो है रिकेट्स होता है और लौ से जो है अरक्तता होता है। इसमें जो है कितने सही युग्म हैं? तो सभी जो है सही युग्म है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी पूछे तो अस्कर्वी होता है और इसमें जो मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में जो है अधिक समय लगना, ये सभी विकार है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कैल्शियम की, तो ये जो है अस्थियाँ तथा जो है दंत क्षय में पाया जाता है। आयोडीन, इससे जो है घेंघा रोग या फिर ग्वाइटर रोग होता है। लोहे की कमी से जो है अरक्तता होता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये जीवाणुओं का विनाश करता है। 1 का जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। श्लेष्मा की बात करें तो श्लेष्मा जो है अमाशय के आंतरिक स्तर को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। जठर रस की बात करें तो ये जो है प्रोटीन का विघटन करता है। साथ ही पीत रस
जो कि वसा पाचन में उपयोगी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला निम्नलिखित कौन सा जो है युग्म सुमिलित नहीं है, यानी जो है गलत कथन इसमें चूज करना है। पहला है कि मलेरिया की बात करिए जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो पहला सही कथन हो जाएगा। और दूसरा कथन है कि हेपेटाइटिस ए जो कि वायरस से होता है। साथ ही जो है टाइफाइड की बात करिए जो कि जीवाणु से होता है, तो ये भी सत्य है। खसरा की बात करिए यहाँ पे, तो खसरा जो है ये वायरस से होता है, न कि जीवाणु से, तो ये गलत कथन हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इन विट्रो निषेचन यानी IVF, इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है। पहला कथन दिया हुआ है कि इसके द्वारा जो है शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, जो कि सत्य कथन है, तो ये कथन सत्य हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में जो है ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी कथन जो है सत्य कथन है। तीसरा है कि निषेचन के बाद जो है युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में जो है स्थापित कर दिया जाता है, जो कि ये गलत कथन है, क्योंकि इसमें जो है 1 सप्ताह के बाद माता के जो गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, न कि 1 माह, तो ये कथन गलत हो जाएंगे। इसका प्रयोग तब होता है जब जो है स्त्री की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो, तो ये भी जो है कथन है ये सत्य कथन है। इसमें गलत जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। पहला कथन है, यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि समसूत्री विभाजन में जो है 4 नई कोशिकाएं बनती है, जो कि गलत कथन है। अगर हम लोग नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं, इसमें जो है सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक जो है 2 प्रकार के कोशिकाएं विभाजन प्रक्रिया होती है। अगर हम लोग कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं जो है वृद्धि हेतु विभाजित होती है, इसे जो है सूत्री विभाजन कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करें इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे जो है मातृ कोशिका भी कहा जाता है, विभाजन होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। संतति कोशिकाओं में जो है गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाएं के समान होती है, और यह जो है जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में जो है सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों तथा जो ऊतक के विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर जो है युग्म बनाती है, जो कि निषेचन के पश्चात संतति ये निर्माण करती है। यह एक जो है अलग प्रकार का विभाजन है, जिसे जो है अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिकाएं अर्धसूत्रन द्वारा विभाजित होता है, तो इससे जो है 2 जगह 4 नई कोशिकाएं बनती है। तो इसमें जो है दूसरा कथन भी गलत कथन हो जाएंगे। इसमें पूछ रहा है असत्य कथन, जो कि दोनों हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों जो है असत्य कथन है। अगला कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला तत्व जो कि सबसे ज़्यादा हैं, ये ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद जो पाया जाता है ये कार्बन, और फिर जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद जो पाया जाता है ये पाया जाता है कैल्शियम। यहाँ पे दिया हुआ है सब आरोही क्रम में, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो पाया जाता है ये 0.5 पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें इसकी मात्रा जो होती है ये 1.5 होती है। कैल्शियम के बाद जो है नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन की मात्रा हमारे शरीर में बात करें तो 3.3, कार्बन की मात्रा जो कि 18.5 और ऑक्सीजन की मात्रा जो कि 65% जो है पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को जो है हार्मोन माना जाता है। हार्मोन की बात करें तो हार्मोन विटामिन जो है विटामिन डी है। निम्नलिखित में से कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण की बात करें तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4 ये तीनों जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अगला है भौतिक राशियां और उसका एसआई मात्रक, ये मिलान करना है। बल आघूर्ण की बात करें तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा, तो 1 का जो है 2 हो जाएगा। यंग गुणांक इसका जो हो जाएगा ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और पृष्ठ तनाव की बात करें इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। साथ ही जो है धारा घनत्व जो कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी।
और अगला प्रश्न है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह जो है पानी में डूब जाती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है लोहे का आपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक होता है तथा जो है पारे से जो है ये कम होता है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व जो कि पानी से अधिक होता है, पारे से जो है ये कम होता है, इसीलिए जो है लोहे के कील पारे में तैरते हैं जबकि जो है पानी में डूब जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ऊर्जा के रूपांतरण और युक्त प्रक्रम दिया हुआ है। यहाँ पे पहला है कि प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युत जो है सौर सेल परिवर्तित करता है, तो 1 का 4 हो जाएगा। विद्युत से ध्वनि की बात करें, ये लाउड स्पीकर करता है। और हम लोग द्रव्यमान से ऊर्जा की बात करें तो द्रव्यमान से ऊर्जा जो है ये नाभिकीय रिएक्टर करते हैं। साथ ही जो है रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में ये जो है ईंधन दहन करते हैं। तो ए का 4 हो जाएगा। 1 का 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। प्रकाशीय ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा जो कि सौर सेल करते हैं, और विद्युत से ध्वनि जो कि लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से ऊर्जा जो कि नाभिकीय रिएक्टर, रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश में ईंधन दहन ये करते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का जो है कुल प्रतिरोध ये 1.403 किलो ओम है, जो कि यदि एक प्रतिरोधन का मान जो कि 3 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधन का मान होगा। इसमें दूसरे प्रतिरोधन का मान जो निकल कर आएगा ये 2.632 किलो ओम आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सूत्र होता है R1 बराबर यहाँ पे 1/R1 बराबर 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इसे हम लोग हल करेंगे तो R1 प्लस R2 बटे और R1 इंटू R2 आ जाएगा। इसी पे जो हम लोग रख देंगे, यहाँ पे R1 जो है 3 किलो ओम है और कुल प्रतिरोध जो कि 1.403 किलो ओम है। अगला प्रश्न है कि कथन ए और कारण पर विचार करें और नीचे दिए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन करना है। कथन में दिया हुआ है कि दीर्घ दृष्टि दोष में जो है पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जो है दृष्टिपटल यानी रेटिना के पीछे फोकस होती है, और कारण इसका है कि इस दोष को उपयुक्त क्षमता में जो है अभिसारी लेंस या फिर उत्तल लेंस का उपयोग कर इसे जो है संशोधित किया जाता है। ये दोनों कथन जो है ये कथन और कारण दोनों जो है सही हैं, परंतु जो है ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है RA को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन एक और कारण R ये जो है दोनों सही हैं, परंतु जो है RA की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है कि दिए गए पदार्थ में किसी एक लंबाई तथा जो है A मोटाई के तार का जो है प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई जो है 1/2 तथा जो मोटाई 2 एम्पियर है। इसकी बात करें तो इसका जो प्रतिरोध निकल कर आएगा ये आएगा 1 ओम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न युग्मों में जो है गलत मिलान का चयन करना है। यंत्र और मापन उपयोग दिया हुआ है। क्रायोमीटर की बात करिए जो है निम्न ताप को मापता है। यहाँ पे पहला है ओडोमीटर जो कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तो ये कथन जो है सत्य कथन है। क्रायोमीटर जो कि निम्न ताप को मापता है, तो ये गलत कथन है। वेंचुरीमीटर जो कि द्रव के प्रवाह की दर को मापता है, और फोनोमीटर जो कि ध्वनि की तीव्रता को मापता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसका गलत आंसर की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रायोमीटर। ये जो है रॉकेट इंजन की क्षमता को नहीं मापता है, बल्कि ये जो है निम्न ताप को मापता है। अगला प्रश्न है कि पहला सूची में है औद्योगिक प्रक्रम और ये जो है दूसरा सूची में है किस उद्योग से संबंधित है। भंजन की बात करें यहाँ पे तो भंजन जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है, तो 1 का जो है 2 हो जाएगा। और प्रगलन की बात करें तो प्रगलन जो है ताम्र से संबंधित है। हाइड्रोजनीकरण की बात करिए जो है खाद्य वसा से संबंधित है, और वल्कनीकरण जो कि रबर से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। अगला है कि फिनोप्थलीन अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया कर, इसमें जो अभिक्रिया करके
ये कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिनोल्फ्थीकरण रंगहीन सूचक होता है जो कि अम्ल से जो है अभिक्रिया कर अपने रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है, जबकि जो है क्षार से अभिक्रिया करके ये गुलाबी रंग प्रदान करता है। अगला कि अधातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है विचार करना है। अधातु की बात करें, इसके कथन में जो हो जाएगा, पहला है कि सभी अधातुएं उष्मा तथा जो विद्युत के कुचालक होते हैं। इसकी बात करें तो पहला कथन जो निकल कर आएगा ये गलत कथन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है कार्बन के एक अपरूप ग्रेफाइड को छोड़कर सभी जो है अधातुएं उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये कथन गलत हो जाएंगे। सभी अधातुएं अनुनाद रहित होती है, तो सभी अधातुएं जो है अनुनाद रहित होती है, तो ये दूसरा कथन जो है ये सत्य हो जाएंगे। तीसरा है कि सभी अधात्विक तत्व जो कि आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में स्थित होते हैं। सभी अधात्विक तत्व की बात करें तो पी ब्लॉक में स्थित होते हैं, परंतु जो है हाइड्रोजन ये अतिरिक्त हैं, तो ये भी कथन जो है गलत हो जाएंगे। इसमें सत्य कथन हो जाएंगे केवल 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत कथन है। पहला कथन है कि समस्थानिक जो कि विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं, जिनमें जो है परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, लेकिन जो है परमाणु संख्या ये भिन्न होती है। तो पहला कथन जो हो जाएंगे ये सही कथन हो जाएंगे। आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान जो है भिन्न है, क्योंकि इनकी जो परमाणु संख्या भी भिन्न होती है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, ए और बी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है पहला कथन कि ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो ये सत्य हो जाएंगे। ध्वनि का तारत्व इसके जो है आयाम पर निर्भर करता है, ये भी सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य कथन है। ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला है कि इसके अनुसार ऊर्जा का जो है केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, तो ये सत्य कथन है, क्योंकि ऊर्जा को जो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित ही किया जा सकता है, ऊर्जा को जो है उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा जो है सदैव अचर रहती है, ये भी जो है सत्य कथन है, क्योंकि रूपांतरण के पश्चात जो है कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जो कि गलत है, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, परंतु जो है विनाश संभव नहीं है, और ये जो है तीसरा कथन ये गलत कथन है। इसमें हो जाएगा 1 और 2 जो कि सत्य कथन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि उपचयन, ये जो अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। उपचयन अभिक्रिया की बात करें, इसके समय जो है हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो पहला कथन जो हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, ये जो है गलत कथन है, क्योंकि ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन में इसमें अपचयन तब होता है जब जो है ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, तो दूसरा कथन गलत कथन है, केवल एक सत्य हो जाएंगे। अगला है कि एक्वारेजिया यानी अम्ल राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है। पहला है कि यह सांद्र HNO3 एवं जो है सांद्र HCl का जो है ताज़ा मिश्रण है। ये जो है अम्लराज ये सांद्र HNO3 एवं सांद्र HCl का ताज़ा मिश्रण है, तो पहला कथन सत्य हो जाएंगे। इसमें जो है HNO3 एवं HCl का अनुपात 3:1 होता है, जो कि गलत है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक्वारेजिया में जो होता है 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल होते हैं, ताज़ा मिश्रण होते हैं इसके। यह जो गोल्ड को काला कर सकता है, जबकि दोनों में जो है किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है, तो दूसरा कथन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। यह जो है प्रबल क्षारक भी होता है, तो ये भी सही है, और यह जो सोना को गलाने में समर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इक्वेटोरियल गिनी ने जो है मारबर्ग वायरस रोग के अपने पहले जो है प्रकोप की पुष्टि की है। पहला कथन जो है ये सत्य कथन है। दूसरा में है कि वर्तमान में अल्जाइमर रोग का जो है कोई इलाज नहीं है, इसका जो है कोई इलाज नहीं है, तो ये भी सत्य कथन है। तीसरा है कि मारबर्ग वायरस जो कि फिलोवायरस परिवार यानी इबोला सहित का जो है एक हिस्सा है, जिसे जो पहली बार 1961 में पहचाना गया था, तो ये जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है सबसे पहली बार 1967 में पहचाना गया था। तीसरा कथन गलत कथन है। H3N2 वायरस की पहचान जो है सबसे पहले स्वरों में हुई थी। सबसे पहले इसका जो है
ये जो है सबसे पहले चौथा कथन है कि H3N2 वायरस की पहचान जो कि सबसे पहले स्वरों में की गई थी, तो ये भी कथन जो है सत्य है। इसमें गलत जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तो केवल एक कथन जो है इसमें गलत कथन है। अगला है कि CRISPR गैस 9 का संबंध जो है निम्नलिखित विचार करना है। इसमें कौन सा जो है ये सत्य कथन है? पहला में दिया हुआ है इसमें कि यह जो है जीन संपादन तकनीक है, ये जो है जीन संपादन तकनीक है, तो ये कथन जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। CRISPR एक जो है एंजाइम है, ये गलत है क्योंकि ये जो है एक DNA के विशिष्ट क्षेत्र के पहचानने तथा जो संपादित करने के लिए उपयोग की जाती है। यह तकनीक जो है प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक जो है प्रतिरक्षा प्रणाली पर आधारित है, जो कि वायरस के DNA की पहचानने और नष्ट करने में मदद करती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तीसरा कथन, तो ये जो है गैस 9 एक जो है RNA अणु है, ये भी कथन जो है गैस 9 एक जो है एंजाइम है, तो ये भी कथन गलत हो जाएंगे। DNA को काटने का कार्य जो है गैस 9 करता है, जो कि सही कथन है। इसमें सत्य कथन हो जाएंगे केवल दो जो है सत्य कथन हो जाएंगे, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 पैरेंट बेबी, इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, विचार करना है। पहला है कि यह शिशु को माइटोकॉन्ड्रिया रोग से बचाने के लिए एक तकनीक है, जो कि सही कथन है। और दूसरा है यह महिला अंडे को कोशिका दान करती है, जैविक माता कहलाती है, ये कथन गलत है, केवल एक इसमें सत्य हो जाएंगे। 3 पेरेंट्स बेबी, इसमें जो है यह शिशु को माइटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने का एक तकनीक है। अगला प्रश्न है कि RNA हस्तक्षेप प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। पहला कि इसका उपयोग जो है जीव के जीन की अभिव्यक्ति को कम या फिर बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि पहला कथन ये गलत कथन है। यह जो है लक्षित कोशिकाओं को क्षार संश्लेषण रोकता है, जो कि सही कथन है। इसमें केवल 2 सही कथन हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएंगे कि वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वेब 3.0 की बात करें, यह जो है एक नए प्रकार के वेब की अवधारणा है, जिसमें जो उपयोगकर्ता को अधिक नियंत्रण एवं जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो और इसमें वेब 2.0 की तुलना में जो है अधिक विकेंद्रीकृत सुरक्षा एवं जो है स्वायत्ता होती है। पहला कथन है कि यह वेब 2.0 की तुलना में अधिक जो है केंद्रीकृत होती है, तो ये जो कथन हो जाएंगे ये गलत कथन हो जाएंगे। वेब 3.0 में जो है बॉलचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसमें जो है बॉलचेन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो दूसरा कथन जो हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा, केवल बी ऑप्शन 2 इसमें सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है, जो कि गलत कथन है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिनिकॉय व मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल तथा जो है मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल हैं। अगर हम लोग इसमें बात करें तो दूसरा भी जो है ये गलत कथन है, क्योंकि जो है मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल हैं और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल है, तो दूसरा कथन भी जो है ये गलत हो जाएंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये अस्थित है, तो तीसरा कथन सत्य है। इसमें केवल 3 यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जोजिला दर्रा की बात करें ये जो है जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला कि गंगा के बाएं तट के मुख्य सहायक नदियों का जो है पश्चिम से पूरब की क्रम क्या है? पश्चिम से पूरब की क्रम इसमें बात करें तो रामगंगा हो जाएगा, फिर हो जाएगा गोमती, फिर गंडक, फिर बागमती हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानसून पूर्व वर्षा, अगला प्रश्न है कि मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम, ये जो है चाय वर्षा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें चाय वर्षा की, चाय वर्षा जो कि असम में होती है। चेरी ब्लॉसम की बात करें यहाँ पे तो चेरी ब्लॉसम जो होती है ये होती है चेरी ब्लॉसम जो कि कर्नाटक में होती है, और इसे जो है चेरी ब्लॉसम को ही कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है। अगर हम लोग नार्वेस्टर की बात करें तो नार्वेस्टर जो होती है
ये होती है नार्वेस्टर उड़ीसा में। तो ये भी कथन सत्य है। काल वैसाखी की बात करें तो काल वैसाखी जो होती है ये काल वैसाखी जो कि पंजाब में होती है, सॉरी बंगाल में होती है, न कि पंजाब में। तो ये गलत कथन है। इसमें केवल 3 जो है सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह अयस्क में पाए जाते हैं? पहला है कि इसे अपसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है और यह जो पीले रंग का होता है। साथ ही जो है इसे जलयोजित लोहे के ऑक्साइड्स भी कहा जाता है। साथ ही इसमें जो है 35 से 50% तक लोहे का अंश होता है। ये सभी जो गुण पाए जाते हैं ये लिमोनाइट में पाए जाते हैं। तो लिमोनाइट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जनजातीय समूह जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, इसमें बात करें तो ये जो संबंधित है संथाल और मारिया, साथ ही जो है इसमें भील, ये तीनों जो जातियाँ पाई जाती है जनजातियाँ, इसमें जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है प्रजाति से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 1, 3 और 4 इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मिलान करना है एल्युमिनियम उद्योग और इसकी जो है स्थापना में सहयोगी देश। बात करें यहाँ पे नाल्को की बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में हुआ था और ये जो है फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो नाल्को 1 का जो है 1 हो जाएगा। बाल्को की बात करें तो बाल्को की स्थापना जो कि 1965 में सोवियत संघ के सहायता से हुआ था। और हम लोग यहाँ पे बात करें इंडाल्को की बात करें तो इंडाल्को की स्थापना 1938 में कनाडा के सहयोग से हुआ था। और वेदांता इसकी स्थापना जो हुआ था ये जर्मनी की सहायता से हुआ था 1976 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। अगला है निम्नलिखित संबंध में कथनों पर विचार करना है। करीट या फिर कोरोना। पहला कथन है कि यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में भी जाना जाता है, जो कि सत्य कथन है। कोरोना को जो है सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में भी जाना जाता है और यह जो है क्षेत्र अत्यधिक प्रावैगिक और जो है एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है। यह जो केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ही देखा जाता है, जो कि गलत कथन है। इसमें हो जाएगा 1 और 3 कथन सत्य हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें ये दृश्य प्रकाश में, प्रकाश मंडल की तुलना में जो है 10 लाख गुना अधिक होता है, जो कि धुंधली होती है और यह जो है केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जल संधि और किनको जोड़ता है ये दिया हुआ है। पहला है कि ओरंटो जल संधि जो कि एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जो है जोड़ता है। 1 का 4 हो जाएगा। टॉरस जल संधि जो है ये अराफुआ सागर एवं जो है पपुआ की खाड़ी इसे जो है जोड़ता है। और तीसरा जो है बास्पोरस जल संधि जो कि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। डोबर जल संधि जो कि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा जो है गलत युग्मों की पहचान करना है। पहला है 17वीं समानांतर रेखा जो कि उत्तरी वियतनाम और जो है दक्षिणी वियतनाम को सीमा रेखा है। तो यहाँ पे वियतनाम और चीन दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो पहला गलत हो जाएगा। 141 डिग्री जो कि पश्चिमी देशांतर रेखा, ये जो है अलास्का तथा कनाडा को जोड़ता है। और मैनरहिम रेखा जो कि सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। हिडनबर्ग रेखा जो कि जर्मनी पोलैंड को जोड़ता है। ये तीनों कथन जो है सत्य हैं। पहला जो है ये गलत कथन थे। 17वीं समानांतर रेखा ये जो है वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जोड़ता है, उत्तरी से दक्षिणी वियतनाम को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा जो है गलत युग्म की पहचान करना है। घास के मैदान और कहाँ स्थित है ये दिया हुआ है। पुस्ताज की बात करें तो पुस्ताज जो घास के मैदान है ये हंगरी में स्थित है। पुस्ताज हंगरी, तो पहला सही हो जाएगा। केंटरबरी की बात करिए जो है न्यूजीलैंड में स्थित है, न कि उरुग्वे, तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें डाउन्स की तो डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये भी सत्य है। कंपोस जो कि ब्राज़ील में स्थित है। और स्टेपीज जो कि मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में। वेल्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका। प्रेयरी जो कि उत्तरी अमेरिका। और लानोस वेनेजुएला। कंपोज जो कि ब्राज़ील। शबाना जो कि अफ्रीका। तो ये सभी जो है आप लोग लिख कर जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेगिस्तान अफ्रीका में है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में जो है अफ्रीका में
ये सहारा रेगिस्तान है, फिर जो है नमीवा रेगिस्तान, साथ ही जो है कालाहारी रेगिस्तान। ये तीनों जो है रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4, 3 और 1 ये सभी रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करना है। जॉन मथाई की बात करें तो ये जो है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, तो ये जो कथन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे, ये सत्य है। आसफ अली जो कि रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, ये भी सत्य है। जोगेंद्र नाथ मंडल ये जो है विधि मंत्री थे, न कि डाक एवं वायु विभाग। CH भाभा जो कि कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे, ये भी गलत है। अगर इसमें सही की बात करें तो सही जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और 3, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक की परिभाषा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो धन विधेयक जो है ये 110 में मिलता है, ना कि जो है 112 में, तो पहला गलत हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो कि 155 में, ये सत्य है। राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन एवं या जो है सृजन, इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में, तो ये भी सत्य है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये जो है अनुच्छेद 45 और 21 दोनों में मिलता है, तो ये भी सत्य कथन है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा युग्म सही है? तो सही में आ जाएगा केवल 3, यानी जो है दूसरा, तीसरा और चौथा केवल 3 कथन जो है सत्य कथन है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि सत्य कथन का चयन करना है। पहला कि राज्य की सीमा परिवर्तन या फिर नाम बदलने से पूर्व जो है संसद को राज्य से अनुमति लेना आवश्यक है, ये कथन जो है गलत कथन है, क्योंकि इसमें राज्य से अनुमति लेना जो है आवश्यक नहीं है। दूसरा है कि उपर्युक्त परिवर्तन से संबंधित किसी अध्यादेश में जो है राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, जो कि सत्य है। संविधान द्वारा जो है क्षेत्रीय एकता या फिर राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है, ये भी जो है सत्य कथन है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 जो कि सत्य है। अगला प्रश्न है रीट के प्रकार सूची 1 में है और ये आधार है। पहला है वंदी प्रत्यक्षीकरण। वंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करिए जो है विधि के विरुद्ध किसी को जो है हिरासत में रखना, जो कि वंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। प्रतिषेध की बात करें, प्रतिषेध जो होता है अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधित निषेध और निर्देश। साथ ही बात करें परमादेश, परमादेश दर्शाता है कि सार्वजनिक कर्तव्यों को न निभाना, ये जो है परमादेश दर्शाता है। अधिकार परीक्षा जो कि बताता है कि लोक कार्यालय को जो है अनाधिकार ग्रहण करना, जो कि अधिकार परीक्षा दर्शाता है। अगर हम लोग यहाँ पे सही की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण दिया हुआ है। पहला कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक एवं जो है विधिक रूप से लागू करने की बाध्य वाला है। तो ये जो है हम लोग बात करें यहाँ पे संविधान निर्माताओं के निर्देशक सिद्धांतों को जो है न्यायिक एवं विधिक रूप से लागू करने का बाध्य वाला नहीं है, क्योंकि जो है इसमें देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, तो ये जो है गलत हो जाएंगे। इसका कारण है कि संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विविधता तथा जो है पिछड़ापन इनके जो है क्रियान्वयन में जो है बाधक होता था। ये भी कारण भी जो है कारण ये सही है, तो इसका जो है कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन जो है ये गलत है, परंतु जो है कारण इसका सही है। अगला है मिलान करना है। 61वां संविधान संशोधन की बात करें, ये जो है इसमें मतदान देने वाले आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 104वां संविधान संशोधन की बात करें, इसमें जो है अनुसूचित जातियों तथा जो है जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का जो है आरक्षण ये 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो बी का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 84वां संविधान संशोधन की बात करें, इसमें बताया गया है कि 1971 के जनसंख्या के आधार पर जो है लोकसभा के स्थानों का आवंटन 2026 तक के जो है बढ़ा दिया गया, यानी 2026 तक यही चलेगा। अगर हम लोग बात करें 69वां संविधान संशोधन की,
तो इसमें बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। ये जो है 69वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है कि जब किसी विधेयक या फिर संकल्प के किसी भाग पर जो है चर्चा नहीं हो पाती है तो जो है उस पर मतदान पूर्व चर्चा करने के लिए खालिस्तान प्रस्ताव लाया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, इसमें जो है गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है। गिलोटिन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे जो है किसी न्यायालय या फिर संसद राष्ट्रपति द्वारा जो चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें पहला कथन जो है ये सत्य कथन है। दूसरा, धन विधेयक को केवल जो है मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी जो है सत्य है। धन विधेयक को केवल जो है मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकती है। इसमें तीनों कथन जो है सत्य कथन है। अगला है कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि यह जो है राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। अगर हम लोग बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल जो है ये महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, तो पहला कथन सत्य कथन हो जाएंगे, पहला हो जाएंगे सत्य। दूसरा है कि वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्यों को नियुक्त करता है और इन्हें जो पद से हटा सकता है, ये कथन गलत हैं। वह जो है राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है पर उन्हें जो है पद से विमुक्त नहीं कर सकता, ये भी गलत है। चौथा कथन है कि वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उनकी सेवा शर्तें या फिर कार्यविधि करता है, तो ये भी कथन सत्य हो जाएंगे। इसमें जो है सत्य कथन 1 और 4 हो जाएंगे। अगला कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद और विषय वस्तु संबंधित गलत कौन का कथन है ये दर्शाना है। इसमें अगर हम लोग बात करें 243 के ई की, तो 243 के ई में पंचायतों का कार्यकाल दिया हुआ है, तो सीटों का आरक्षण ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि का वर्णन मिलता है। पहला कथन जो है गलत हो जाएंगे। 243 के जी में जो है पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार तथा जो उत्तरदायित्व मिलते हैं और 243 के के में पंचायतों का चुनाव वर्णन है। 243 के यच में जो है पंचायतों के करारोपण की शक्तियाँ का प्रावधान दिया गया है। 243 में जो है परिभाषाएं मिलती है और 243 के डी में जो है सीटों का आरक्षण मिलता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ये जो कथन है ये गलत कथन है। दूसरा है कि आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक यहाँ पे पहला कथन जो था कि समृद्धि का अर्थ होता है देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि, जो कि सत्य कथन है। देश की जो है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि कहलाती है समृद्धि। और आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक जो है सकल घरेलू उत्पाद है, यानी जीडीपी है, और इसमें जो है निरंतर वृद्धि। तो दोनों कथन सत्य हैं। इसमें गलत कथन पूछ रहा है तो ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। अगला है कि आयाम प्रतिस्थापन का अर्थ है। आयाम प्रतिस्थापन के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है अंतर्मुखी व्यापार नीति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा जो है अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति में घनिष्ठ रूप से संबंधित है और प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में जो है व्यापार के विशेष अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। अगला प्रश्न है कि बजट 24-25 के तहत जो है निम्न में से किस मद पर जो है सर्वाधिक व्यय किया गया। सबसे अधिक व्यय जो किया गया था ये ग्रामीण विकास मद पर किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है इसी पे जो है ऑप्शन के हिसाब से इसी पे सबसे ज़्यादा खर्च किया गया था। रक्षा पे ऐसे सबसे अधिक पूछे तो रक्षा पे किया गया था जो कि 4,54,773 करोड़ रुपये। दूसरा में था ग्रामीण विकास जो कि 2,65,808 करोड़ रुपये। तीसरा में कृषि एवं संबंध कार्यकलाप जो कि 1,51,851 करोड़ रुपये। स्वास्थ्य पे 89,287 करोड़ रुपये। शिक्षा पर 1,25,638 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बजट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें गलत कथन कौन सा है ये देखना है।
पहला कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट संबंधित विवरण का वर्णन मिलता है, जो कि सत्य कथन है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसका भी उल्लेख नहीं है संविधान में, तो ये भी जो है शब्द ये सही कथन है। वित्त मंत्रालय के स्वराज्य विभाग जो कि बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है, जो कि गलत है। ये जो है वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग जो कि बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल निकाय है, तो ये दूसरा कथन जो हो जाएगा। तीसरा कथन ये गलत हो जाएंगे। चौथा है कि अंतरिम बजट के लिए जो है कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये भी जो है सत्य कथन है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य कथन है। इसमें सत्य कथन हो जाएगा कि इस प्रक्रिया में जो है मुद्रा अवमूल्य करने वाले देश का आयात कम तथा जो निर्यात बढ़ जाता है। ये पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय ये जो है होता है ए बाई कुल जनसंख्या। इसमें जो बताया गया है कि ए क्या है, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, तो ए जो है राष्ट्रीय आय को दर्शा रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति का अवस्था ये जो है इनमें से किन्हें जो है लाभ होगा। लाभ की बात करें तो इसमें लाभ जो होता है लाभ होता है ये लेनदार को। लेनदार ऑप्शन ए केवल हो जाएगा। इसमें लेनदार को जो है मुद्रास्फीति में लाभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है पंचवर्षीय योजना जो कि मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। मानव संसाधन विकास की बात करें तो इसमें जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना इस पर जो है केंद्रित थी, तो 8वीं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक था और इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना तथा जो इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 61 से 66 और इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अगर हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसकी कार्य अवधि जो कि 1974 से 78 तक थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन तथा जो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1892 से 97 तक था, इसका मुख्य उद्देश्य था मुख्य रूप से प्राथमिकता दी गई इसमें। और इस काल में जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी। मिलान करना है समिति और विषय। पहला है कि भंडारी समिति, इसका संबंध जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो है पुनः संरचना से है, तो एक का जो है 4 हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति इसकी बात करें, इसके संबंध जो है जनसंख्या नीति से है। और रंगराजन समिति इसका संबंध जो है भुगतान संतुलन से है। साथ ही जो है राज्य चलैया समिति इसका संबंध जो है कर सुधार से है। अगर हम लोग इसका सही आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन की बात करिए जो है समवर्ती सूची के विषय है। समवर्ती सूची ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चालू खाता के घटकों के में शामिल है। चालू खाता के घटकों की बात करें तो इसमें जो शामिल है वस्तुओं का आयात, सेवाओं में व्यापार, वस्तुओं का निर्यात, उपहार, प्रेषित धन, ये सभी जो हैं चालू खाता के घटकों में शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी 1, 2, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न है कि बैंक दर में वृद्धि समानता जो है इस बात का संकेत करता है। इसमें यह संकेत करता है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है बैंक दर में वृद्धि से वाणिज्य बैंकों द्वारा जो है रिजर्व बैंक के लिए जो है उधारों की ब्याज लगातार जो है बढ़ती जाती है। इसमें जो है पूरा करने के लिए वे अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले उधार या फिर अग्रिमों पर जो है ब्याज की दर ये बढ़ा देते हैं। और अगला है कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर जो है व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है, इसे जो है रेपो दर कहा जाता है। रेपो दर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने जो है सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इसकी जो है बैठक में भाग लिया था। इसके बैठक में जो है फणींद्रनाथ घोष इसके बैठक में भाग लिए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना जो कि 1928 में हुआ था और दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में इसकी स्थापना हुई थी। यह जो एक क्रांतिकारी संगठन था और बिहार में इस संगठन के बैठक में शामिल होने वाले व्यक्ति जो कि फणींद्रनाथ घोष थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे।
दूसरे सत्याग्रही की बात करें तो दूसरे सत्याग्रही जो कि अनुग्रह नारायण सिंह थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग बात करें पहले सत्याग्रही जो कि डॉक्टर श्री कृष्ण जी थे, और इसकी शुरुआत जो है 28 नवंबर 1940 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर जो है नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। नशाबंदी आंदोलन जो कि डुमरांव में चलाया गया था, जो कि नवंबर 1920 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि बनारस के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के जो है निम्नलिखित जिलों का सही अवरोह क्रम क्या है। इसमें बात करें तो हो जाएगा कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक जो है 31% वन जो कि कैमूर में है, जमुई में 21.34%, नवादा में 20.72% और मुंगेर में 20.16%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। अगला कि बिहार की किस जनजाति ने जो है कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। गया अधिवेशन में जो भाग लिया था ये था कौन लिया था, तो ये जो है उराव केवल 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के 37वां अधिवेशन जो कि 1922 में गया में हुआ था, इसमें जो है उराव जनजाति ने भाग लिया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो कि देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा जो है विधायिका में जो है भाग लेने का बहिष्कार का निर्णय लिया था। और अगला हमारा प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चेरा विद्रोह की बात करिए जो हुआ था ये 1800 से 1802 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 में हुआ था। भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1832 से 33 में, और संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। तो ये सभी कथन जो मिलान एक दूसरे से सटीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे मुंडा विद्रोह तो जो है 1899 से 1900 के बीच। ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में हुआ था। खरवार आंदोलन जो कि 1874 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल जो है कब से कब तक है। चौथा रोड मैप कृषि का कार्यकाल की बात करें तो ये जो है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है। इसे आप लोग जरूर याद रखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में ग्राम सभा का कोरम यानी गणपूर्ति में जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। कुल सदस्यों की संख्या जो होनी चाहिए ये 1/20वां भाग होनी चाहिए, और या फिर जो है ये 5% भी हो सकता है, तो 1/20 या फिर 5% भी लिख सकते हैं। अगला कि बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत जो कि सफरुद्दीन मनेरी, इनका संबंध जो है किस सूफी संप्रदाय से है। इनका संबंध की बात करिए जो है फिरदौसी से, फिरदौसी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुहरावर्दी सिलसिले की जो है एक प्रमुख शाखा जो कि फिरदौसी थे, और इस शाखा का मुख्य कार्य क्षेत्र बिहार या फिर जो है एवं सफरुद्दीन यहाँ इस जो है सूफी शाखा का प्रसिद्ध संत या फिर इसके पत्रों के संग्रह मकतूबात नाम से प्रसिद्ध हैं। अगर हम लोग अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन वाले जो है 3 प्रमुख जिले कौन से हैं। सबसे ज़्यादा आम जो होता है दरभंगा में, फिर पूर्वी चंपारण, फिर वैशाली में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वाधिक केला जो कि उत्पादक राज्य मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर है। सर्वाधिक अमरूद जो कि नालंदा में होता है, फिर मुजफ्फरपुर, रोहतास में होता है। लीची मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, और आम जो है दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गलत कथन है। कर्मनासा जलप्रपात की बात करें तो कर्मनासा जो है ये बक्सर में स्थित है, पहला सही हो जाएगा। मंझर कुंड जलप्रपात जो कि सासाराम यानी रोहतास में स्थित है, दूसरा कथन गलत हो जाएंगे। जियार कुंड जलप्रपात ये जो है जियार कुंड जलप्रपात जो कि भोजपुर में स्थित है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में स्थित है। ककोलत जो कि नवादा में। दुर्गावती रोहतास जो कि सबसे ऊंचा है, और कर्मनासा बक्सर। तुतला भवानी जलप्रपात ये जो है सासाराम में स्थित है। तो ये सभी आप लोग जलप्रपात को भी जो है याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है सत्य कथन है। पहला कथन है कि पटना उच्च न्यायालय का गठन जो भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। तो ये जो है कथन सत्य है, 1916 को 3 फरवरी को किया गया था पटना उच्च न्यायालय का गठन, और ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था।
दूसरा कथन है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कि एडवर्ड मेनार्ड डेसचैम्प्स कैमियर थे, ये भी जो है सत्य है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो कि के विनोद चंद्रन है, इसमें जो है करंट अफेयर्स भी घुसाया गया है, ये भी कथन जो है सत्य है। और पटना उच्च न्यायालय इसके मुख्य न्यायाधीश सहित जो है 29 न्यायाधीश हैं तथा जो 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। तो आप लोग सभी को याद रख सकते हैं, सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडिटोरिया में यही खासियत है क्योंकि ये जो है सभी क्वेश्चन को डिटेल से देता है और करेंट अफेयर्स को भी जोड़ कर देता है। तो आप लोग जो है एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए और मेरे चैनल से भी जुड़ जाइए क्योंकि इस पर जो है डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि बिहार में जूट के जो है 3 बड़े कारखाने जो कि पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में स्थित है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बिहार में जूट कारखाने की तो 3 प्रमुख बड़े कारखाने हैं, पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा। तो पहला कथन जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। बिहार जो है पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बिहार में जो है जूट ये 3 बड़े कारखाने हैं और बिहार जो है दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। तो दूसरा कथन भी है सत्य हो जाएगा। बिहार जो है मखाना उत्पादन के में जो है देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है, जो कि गलत है। बिहार जो है पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा मखाना की बात करें तो बिहार राज्य में जो है चौथा कथन है कि लीची उत्पादन में बिहार जो है देश का दूसरा स्थान है, बल्कि जो है ये पहला स्थान है। तो चौथा कथन भी है गलत हो जाएगा। इसमें सही कथन जो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी जो है प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों के उनके विवरण से जो है मिलान करना है। धारवाड़ की चट्टान की बात करें, ये जो है दक्षिण पूर्व बिहार जैसे कि मुंगेर, जमुई, नवादा, इसमें जो अभ्रक के निक्षेपण पाए जाते हैं। तो पहला जो हो जाएगा, पहला का ये हो जाएगा 4। विंध्य चट्टान इसकी बात करें, पहला का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विंध्य चट्टान की बात करिए जो है दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर एवं सोन नदी के घाटी पर होता है। तो 2 का जो हो जाएगा 2 का हो जाएगा ये 2 का 4 हो जाएगा। टर्शियरी की बात करें, टर्शियरी जो है बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में मुख्यतः जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो ये जो हो जाएगा सी का 1 हो जाएगा। और क्वार्टरनरी की बात करिए जो गंगा का मैदान है, इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला हमारा प्रश्न है असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन जो है ये गलत कथन है। पहला है कि सोहर की बात करें, ये जो है शिशुओं के जन्म पर जो है महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो पहला कथन जो है ये सत्य कथन है। कजरी की बात करिए जो है सावन के समय युवक युवतियों द्वारा जो है गाया जाने वाला एक लोकगीत है। दूसरा भी कथन सत्य है। झरनी नृत्य ये जो है मुहर्रम के वक्त आयोजित किया जाता है, तो ये भी सत्य है। चैता की बात करें तो चैता जो है ये चैत माह में गाया जाने वाला लोक नृत्य है, न कि फागुन में। तो ये गलत कथन हो जाएंगे। अगला है कि विधेयक निर्माण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। गुजरात सरकार ने यह जो है विधेयक पारित किया। अगर पहला कथन की बात करें तो पहला कथन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है विधेयक पारित किया गया था। यह बुनियादी ढांचा क्षेत्र से संबंधित है और ये जो है विनिर्माण क्षेत्र विधेयक निर्माण से संबंधित है। तो दूसरा भी जो है ये गलत हो जाएंगे। इसमें ना तो 1 और ना ही 2 सही होंगे। अगला कि दिव्य कला मेला और जो है दिव्य कला शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कि इसका आयोजन जो कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो पहला कथन जो हो जाएगा ये हो जाएंगे गलत, क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया था सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय जो कि भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने जो है संयुक्त रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है दिव्य कला मेला एवं दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया। इसका उद्देश्य था देश भर में दिव्यांग उद्यमियों एवं जो है कारीगरों को प्रतिभा को उजागर करना। तो दूसरा भी कथन जो है ये गलत हो जाएगा। जयपुर दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कि इसके उद्देश्य है दिव्यांग उद्यमियों एवं जो है कारीगरों को प्रतिभा को उजागर करना, जो कि सत्य है। इसमें हो जाएगा केवल एक सत्य, यानी एक कथन जो सत्य है केवल तीसरा। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट नेक्सस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
प्रोजेक्ट नेक्सस की बात करें, इसका जो संबंध है ये है यह भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक का जो है संयुक्त सहयोग है। तो पहला कथन जो हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। यह जो सीमा पार से आतंकी वित्त पोषण से संबंधित है, जो कि गलत है। ये जो है खुदरा भुगतान सेवा के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत सहयोग करेंगे। तो दूसरा कथन गलत है, केवल एक इसमें सत्य हो जाएंगे। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य जो है कि 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य बना है ये राजस्थान बना है। अगला प्रश्न है कि डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, विचार करना है। सॉरी, यहाँ पे गलत कौन सा कथन है इसकी विचार करना है। यह जो है दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसकी बात करें तो ये जो है IIT दिल्ली और जो है प्रसारण भारती ने दिल्ली में जो है 2 दिवसीय जो है रोबोट प्रतियोगिता, ये जो है डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। इसमें जो है देश भर में कॉलेजों के जो है छात्रों ने इसमें भाग लिया था। तो दोनों कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। इसमें गलत पूछ रहा है तो ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएंगे। स्टॉर्म एक्स क्या है? स्टॉर्म एक्स की बात करिए, जो है स्पीड कार रेसिंग ईंधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला कि भारत सरकार ने पहली बार जो है टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की। हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसकी बात करें तो इसके नंबर है 1933। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अमृत वृष्टि योजना का संबंध किससे है? इसकी बात करें, इसे जो है कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि गलत कथन है। ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 444 दिनों का जमा योजना अमृत वृष्टि योजना शुरू की। इसके तहत जो है 444 दिन की योजना पर जो FD पर 7.25% जो वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो पहला कथन गलत कथन हो जाएगा। यह जो एक जमा योजना है जो कि सत्य है। इसमें केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है उद्घाटन किए गए ठाणे बोरीवली जुड़वा सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया हुआ है कि यह जो है भारत की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी शहरी सुरंग है, जो कि सत्य कथन है। ये जो है सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग है। सुरंग की लंबाई जो कि 10.8 मीटर है। ये कथन गलत है क्योंकि इसकी लंबाई जो है 11.8 किलोमीटर है। तो इसमें केवल 1 सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा जो है अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा जो है प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? इसकी बात करें तो ये जो नियुक्त किया गया है ये मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया है। मानवी मधु कश्यप, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारी की रक्षा के उद्देश्य से जो है मानवी मधु कश्यप को राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया है। और अगला हमारा प्रश्न है कि कोलंबो प्रक्रिया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है गलत है, इस पर विचार करना है। कोलंबो प्रक्रिया की बात करें, ये जो है क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हुए थे। तो ये कथन सत्य हैं। और ये जो भारत ने मॉरिशस में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में जो है इसकी पहले बैठक की अध्यक्षता की थी। तो ये जो कथन है ये गलत कथन है क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो है ये जिनेवा में, मॉरिशस नहीं बल्कि ये जो है जिनेवा में किया गया था और भारत के द्वारा किया गया था। दूसरा कथन गलत कथन हो जाएंगे। इसमें पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है, तो केवल 2 हो जाएंगे। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए जो है पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? पहला प्रत्यारोपण जो किया गया था ये ब्रिटेन में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली 100% हाइड्रोजन संचालित वाणिज्य यात्री नौका MV चेंज जो है कहाँ लॉन्च किया गया था? ये जो है सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। अगला कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो कि जुलाई 2024 संस्करण है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, जापान के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जो कि कथन ये सत्य कथन है। जापान के पास जो है पहले था पहला, लेकिन अब जो है दूसरा हो गया। पहला जो है स्थान ये सिंगापुर का है।
तो पहला कथन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। भारत इस सूचकांक में 81वें स्थान पे है, ये भी कथन गलत है क्योंकि इसमें भारत का स्थान जो है 82वां है। इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन है, तो दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ना तो एक ना ही दो। पहला स्थान जो कि अभी फ़िलहाल में सिंगापुर का है। अगला कि किस देश ने भारत को जो है मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के संचालन का अधिकार दिया है, तो ये दिया है बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि लंबी दूरी के ग्लाइड बम जो कि LRGB गौरव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जो हो जाएंगे, पहला है कि DRDO ने जो है वायुसेना के सुखोई 13 MK1 लड़ाकू विमान से जो है पहला सफल परीक्षण किया था, जो कि सही कथन है। और ये जो है हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है, जो कि लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भी जो है भेद सकता है। और इसे जो है हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत जो कि RCI ने जो है इसे विकसित किया है। इसमें तीनों कथन जो है सत्य कथन है। और अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इसरो और जापान अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है अपोफिस क्षुद्र ग्रह का जो है अध्ययन करने के लिए मिशन रामसिस की घोषणा की है, जो कि ये सत्य कथन नहीं है। इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए जो है मिशन रामसिस का घोषणा की। यहाँ पे दिया हुआ है जापान के स्थान पे यूरोपीय अंतरिक्ष रहती, तो ये जो है सत्य हो जाता। तो पहला जो है गलत कथन हो जाएगा। अब तक जो है सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक जो कि सेवेक्स 2 चीनी सेना में जो है शामिल किया गया है, ये भी कथन जो है गलत कथन है, क्योंकि ये जो है अब तक सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेवेक्स 2 की बात करिए जो है भारतीय सेना में शामिल किया गया, न कि चाइनीज सेना में। तो दूसरा भी कथन जो है गलत है, इसमें सत्य हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। अगला कि विश्व बैंक द्वारा जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी रिपोर्ट के स्थान पर जो है जारी की गई रिपोर्ट का नाम क्या है, तो ये जो है इसका रिपोर्ट का नाम अब हो गया है और बिजनेस रेडी रिपोर्ट। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रेडी, बिजनेस रेडी यानी बी रेडी रिपोर्ट। और विश्व बैंक ने जो है व्यवसायों के लिए रैंकिंग प्रणाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह लेने के लिए जो है बिजनेस रेडी रिपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है, इसकी चूज करना है। बांग्लादेश ने भारत के साथ जो अनुसंधान एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के आदान प्रदान के लिए जो है मैत्री अनुदान की घोषणा की है, जो कि पहला गलत कथन है, क्योंकि ये जो है भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, न कि बांग्लादेश के साथ। पहला कथन गलत हो जाएगा। मलेशिया ने आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने और जब उन्हें आश्रय स्थलों में भेजने के लिए नरसंहार कानून पेश किया है। अगर हम लोग बात करें यहाँ नरसंहार कानून की, तो ये जो है तुर्की के आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने एवं उन्हें जो है आश्रय देने के लिए तुर्की के साथ हुआ है, न कि मलेशिया। तो दूसरा भी कथन जो है गलत हो जाएगा। इसमें सत्य जो हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें गलत कथन कौन सा है, इसकी चॉइस करना है। पहला कि भारत के विदेश मंत्री जो कि एस जयशंकर हैं, इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है, जो कि सत्य कथन नहीं है। ये जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि 16 से 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जो है मॉरिशस में मैत्री उद्घाटन किया है, न कि ऑस्ट्रेलिया में। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा जो कि गेवरा एवं जो कुसमुंडा कोयले खदान झारखंड में स्थित है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्थित है ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। दूसरा भी गलत है। इसमें गलत कौन हो जाएंगे, तो ना एक और दो दोनों गलत कथन है। अगला कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इसमें पहला कथन दिया हुआ है कि इसे जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC द्वारा जो है जारी किया जाता है और इसे जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फॉर्मेट जारी किया जाता है। तो पहला कथन जो हो जाएगा ये गलत कथन हो जाएगा। दूसरा है कि IIT मद्रास ने जो है ओवरऑल कैटेगरी में जो है भारत प्रथम स्थान जो है हासिल किया है। अगर हम लोग बात करें इसमें जो है प्रथम स्थान तो ये जो है IIM अहमदाबाद की है। यहाँ पे दिया हुआ है
तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। तीसरा कि मैनेजमेंट कैटेगरी के शीर्ष में जो है IIM में अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है, तो ये भी कथन जो है सही कथन है। रिसर्च कैटेगरी के शीर्ष स्थान जो है IISc बेंगलुरु बना है। रिसर्च कैटेगरी में शीर्ष स्थान जो है IISc बेंगलुरु का है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो शीर्ष स्थान IIT मद्रास का है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें सही कथन जो हो जाएंगे केवल 3 हो जाएंगे। केवल 3 कथन सत्य हैं, न कि चारों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है केरल। और झूमर नृत्य का प्रदर्शन की बात करें तो इसका प्रदर्शन जो है ये असम राज्य द्वारा किया गया, ना कि झारखंड। दूसरा गलत कथन है। सैनिटरी पैड के लिए जो है खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य जो कि मध्य प्रदेश है। और शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए जो है कारगिल पैकेज की घोषणा ये जो है राजस्थान द्वारा किया गया। इसमें गलत जो हो जाएंगे केवल बी हो जाएंगे। अगला कि अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया। इसकी बात करें तो ये जो जारी किया गया ये जारी किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी। और ये जो है अगस्त 2024 को जारी किया गया। अगला प्रश्न है कि इन कथनों पर विचार करना है। इसमें गलत कथन कौन से हैं, इसकी व्याख्या करनी है। पहला है कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां सम्मेलन जो कि पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये जो है सही कथन है। इसका जो है आयोजन किया गया था ये 32वां सम्मेलन जो कि पूसा इंस्टीट्यूट में किया गया था। सम्मेलन का विषय जो कि ट्रांसफॉर्मेशन टू सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, इसका जो है विषय सम्मेलन था। दोनों कथन सत्य हैं, गलत न तो 1 और ना ही 2 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला कि वित्त वर्ष जो कि 23-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया है। अगर इसकी बात करें तो ये जो कथन है सत्य कथन है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बन गया है एल्युमिनियम में। और विश्व व्यापार संगठन की जो है व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2023 में कृषि निर्यातक में भारत जो है अपना स्थान 8वां है। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो कि 203.01 गीगावाट हो गई है। ये तीनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राज्य ATM कहाँ शुरू किया गया। राज्य ATM की बात करें तो पहला राज्य ATM जो कि भुवनेश्वर में शुरू किया गया। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है ये गलत है। पहला प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की कार्य अवधि वित्त वर्ष 24-25 से जो है 26-27 तक निर्धारित की गई है। अगर इसकी बात करें ये जो है 24-25 से 28-29 तक निर्धारित की गई है, तो पहला कथन गलत हो जाएंगे। और इसके तहत जो है ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। दूसरा कथन जो है ये भी गलत है, क्योंकि इसके तहत जो है 1 करोड़ घर बनाने का अनुमान लगाया गया है, लक्ष्य बनाया गया है। तो दूसरा कथन भी जो है ये गलत कथन है। इसमें असत्य पूछ रहा है तो दोनों असत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा जो है सत्य कथन है। पहला कथन इसमें है कि कल्पा सुवर्णा चावल की एक किस्म है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कल्पा सुपर्णा की, तो कल्पा सुपर्णा जो है ये नारियल की किस्में हैं, तो पहला कथन गलत हो जाएंगे। और यहाँ पे बात करें दूसरा कथन की, दूसरा है कि नल गंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना गुजरात से संबंधित है। नल गंगा वेनगंगा जोड़ो परियोजना की बात करें तो ये जो परियोजना है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, दूसरा भी गलत है। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो है सभी फसलों को न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP जो है पर खरीदने की घोषणा की गई है, ये भी कथन जो है गलत है, क्योंकि ये हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया था। और मद्रास उच्च न्यायालय ने जो है मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है, ये सत्य कथन है। इसमें केवल 1 सही हो जाएंगे, यानी चौथा कथन जो है ये केवल सत्य है, बाकी सभी 3 जो है गलत कथन है। विरासत प्रदर्शनी किस मंत्रालय की पहल है। विरासत प्रदर्शनी की बात करिए जो है कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है, जो कि 3 से 16 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत जो है राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा जो है विरासत प्रदर्शनी किया गया।
और अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जो है राज्य में प्रजनन दर में जो है कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए जो है 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने की घोषणा की है। तो ये जो किया है आंध्र प्रदेश सरकार किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे का प्रश्न जो कि 10 मैथ के प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न आप लोग खुद से हल कर लीजिएगा। मैं सभी प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। 41 का जो आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 का आंसर आएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए। 43 का जो आंसर होगा 43 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 का जो आंसर आएगा आप लोग देख लीजिए एक बार। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का हो जाएगा 43 में बता दिया हूँ। 44 का जो आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। 45 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 का आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, 45 का आंसर हो जाएगा। 46 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे बात करें 47 की, तो 47 का जो आंसर निकल कर आएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 48 का आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी 9 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। और 49 का आंसर जो आएगा ये आएगा 49 का 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। 50वां की बात करें, 50वां का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमने जो है आज के इस प्रैक्टिस शीट में एडिटोरियल पब्लिकेशन का था, जो कि सभी क्वेश्चन पूरे जो है 150 प्रश्न थे, सभी को हम लोग जो है डिटेल के साथ कवर कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में जो है बहुत टाइम लगा है। हमने जो है बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को कवर कराया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा, और आपने जो है कितने प्रश्न सही अटेम्प्ट किए हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।